Good morning, friends. Hello. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 11th lecture of uh, Basics of Industrial Engineering. And in the previous series of the lecture, we tried to understand the basic things about the PPC department work, right? What are the basic objectives and basic functions of the PPC department? And I think you all conceptually very aware with these things. So if you have clear the basic fundamentals about the PPC department's work, in the previous one of the topic we decided, or we try to understand the basic things about the some kind of the फोरकास्टिंग डिमांड, राइट? तो अगर हमने, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं वो, मैं इसलिए ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने अगर कल का लेक्चर जो है वो एकदम कंसेप्चुअली देखने की कोशिश की है, राइट, समझने की कोशिश की है, तो फिर आज का टॉपिक जो है वो आपके लिए समझने में बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि कल जब हमने एक टास्क जो है वो पढ़ा था, राइट, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रीजंस के अंदर, ऐसी सिचुएशंस में आपको जो है वो प्रोडक्शन का प्लानिंग किस तरह करना पड़ता है। तो आपको कस्टमर का जो है वो, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का जो है वो डिमांड के अनुसार, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार जो है वो आपको ऑर्डर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। अब ये चीज़ और समझिए, फोरकास्टिंग दैट मीन्स वॉन्ट द सम काइंड ऑफ द एजम्पशंस। मैं आपको और इजी चीज़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजम्पशंस, कि आप सपोज आपका जो है वो एक अमूल का डेयरी शॉप है, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको, सपोज कि कल, आज मैंने जो है वो 100 पैकेट ऑफ मिल्क पाउच जो है वो मैंने आज सोल्ड किए हैं, तो कल मैं कितने उससे खरीदूंगा और कितना सोल्ड करूंगा, तो उसका प्रिडिक्शंस जो है वो कैसे लगता है। तो फोरकास्टिंग दैट मीन्स व्हाट द काइंड ऑफ द प्रिडिक्शंस वी हैव डन फॉर दी सेल्स, right? So let's try to discuss all things about the sales forecasting. So let's we start the discussions over it. So what is the self forecasting? A self forecast is a projections of the expected customer demand. ये जो है वो एक तरीके का एक प्रोजेक्शंस है जिससे हम लोग कस्टमर का डिमांड जो है वो हम लोग जान सकते हैं, फॉर द प्रोडक्ट और फॉर द सर्विस एट अ स्पेसिफिक कंपनी। किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए, एट स्पेसिफिक कंपनी के लिए जो है वो कस्टमर का डिमांड जो है उसका प्रोजेक्शन जानने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो है वो सेल्स फोरकास्टिंग बोला जाता है। फॉर ए स्पेसिफिक टाइम होरिजन, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम होरिजन एंड विथ अ सर्टेन अंडरलाइंग एजम्पशंस, और विथ अ सर्टेन अंडरलाइंग एजम्पशंस जो है वो हम कुछ एक टाइम जोन के हिसाब से उसका एजम्पशंस करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आएगी कि हम जो है वो एक सर्टेन अंडरलाइंग ऑब्जर्वेशंस होगा। ये ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो हम लोग, ये एक तरीके से आसान लैंग्वेज में हम लोग इसको ये बता सकते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है ना, वो आप डिसाइड करोगे। यानी इसके एक्यूरेट होने के चांसेस जो है वो कितने, वो 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता। ये एक तरीके का एक अंडरलाइंग एजम्पशंस है, आप प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से उसका एजम्पशंस कर रहे हो। द एसेंशियल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर द बिजनेस प्लानिंग, ये जो फोरकास्टिंग है ना, ये एक तरीके से एक टूल है बिजनेस प्लानिंग में। आप किसी भी चीज़ का अगर प्लानिंग कर रहे हो, राइट, आप फ्यूचर के बारे में आप भी प्लान कर रहे हो कि मुझे बड़े हो कि ये कंपनी में जॉब करनी है, ये काम करना है, ये इंजीनियर बनना है, राइट, ये स्किल डेवलप करनी है, तो आप एजम्पशन के साथ ही जाओगे ना। आप जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तो एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो आप कैसे एजम्पशन के साथ करोगे कि मैं इतना कवर अप कर लूंगा तो मुझे एटलीस्ट मेरा 7 SPA तो आ ही जाएगा, राइट। आप करते हो ना ये सब प्लानिंग, मैं 50% या 70% इतना सिलेबस कर लूँ तो मेरा 7 तो हो जाएगा। तो ये जो है वो एक तरीके से फोरकास्टिंग किया ना आपने, राइट। आपने क्या किया कि आपके प्रीवियस प्रिपरेशन के ऊपर से एक एजम्पशंस लगा कि जब मैं सिलेबस में से इतना परसेंट अगर हर बार पढ़ लेता हूँ तो मेरे इतने 6 to 7 आ जाते हैं,
राइट आपके प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस, प्रीवियस ईयर्स के डेटा को एजम्पशन उसको सपोर्ट करके, उसको सपोर्ट लेके जो है वो आपने एक एजम्पशंस बनाए किसी प्लानिंग के अंदर। तो ये जो है वो सेल्फ फोरकास्टिंग, ये प्लानिंग का जो है वो एक बिजनेस प्लानिंग का एक बहुत बड़ा एक टूल है, मार्केटिंग के अंदर भी बहुत बड़ा टूल माना जाता है। और फॉर एनी काइंड ऑफ द जनरल डिसीजन मेकिंग जो है वो इसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे होता है। ए सेल्स फोरकास्टिंग कैन हेल्प यू अचीव अ सेल्स गोल, इससे जो है वो आपके सेल्स के गोल जो है वो आप अचीव कर सकते हो। ए सेल्स फोरकास्टिंग कैन हेल्प अ ड्राइव ए सेल्स रेवेन्यू, सेल्स फोरकास्टिंग से क्या हेल्प मिलती है, मिल सकती है हमें, तो कि आपकी जो रेवेन्यू है वो चलती रहेगी, राइट। इम्प्रूव द इफिशियंसी, आपकी इफिशियंसी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने की जो इफिशियंसी है वो इस चीज़ से आपकी बढ़ती रहेगी। इंक्रीज द कस्टमर रिटेंशंस एंड दी रिड्यूस द कॉस्ट, इससे जो है वो कस्टमर का जो एक रिटेंशंस जो रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका कॉस्ट भी इससे धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि आपका वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम बनेगा प्रिडिक्शन के आधार से, राइट। इसलिए जो है वो एक तरीके से पेंडिंग कॉस्ट जो है वो आपका बहुत कम जनरेट होगा। नाउ व्हाट आर द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग इन द सेल्स फोरकास्टिंग, कौन से फैक्टर्स जो है वो सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट विच इज अ रिलेटिव स्टेट ऑफ इकोनॉमी, राइट, इकोनॉमी आपको अफेक्ट करेगी, स्टेट इकोनॉमी। देन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशंस, आपका सेम प्रोडक्ट अगर किसी आपकी कंपनी बना रही है, आपकी जैसे ही कंपनी लोकल मार्केट के अंदर बना रही है तो वो एक बड़ा कॉम्पिटिशन्स आपके साथ लगेगा, तो कि आप जो है वो एक्यूरेसी ऑफ एजम्पशंस जो है वो नहीं हो सकता है कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आप जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी बना रहे हो, राइट, और आप मार्केट के अंदर वो जो है वो प्राइस के साथ वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आप 100 रुपीज़ के अंदर रख रहे हो, कोई लोकल कंपनी है वो 90 रुपये में वहाँ पे मार्केट में वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट रख रही है, तो फिर आपका एजम्पशंस जो है वहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू जो है वो गड़बड़ होने की चांसेस रहती है। देन द स्टाइल ऑफ द फैशंस, राइट, वो चेंज होता रहता है इसलिए। देन द कंज्यूमर अर्निंग्स, कितना अपना कंज्यूमर जो है वो इस मार्केट के इस सिटी के अंदर, इस टाउन के अंदर कितना कमाता है वो भी वहाँ पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फिक्स करना चाहिए। देन द पॉपुलेशंस कितनी चेंजेस हो रही है वहाँ पे, राइट, एंड द वेदर कंडीशंस अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट सिलेक्शंस, राइट, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो है उसका उस जगह का जो है वो वेदर कंडीशन कैसा है उस हिसाब से जो है वो आपको ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग, फर्स्ट वन विच इज़ द लेबर प्रॉब्लम, वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो लेबर प्रॉब्लम रहता है। सेकेंड विच इज़ द इन्वेंट्री शॉर्टेज, इन्वेंट्री का बहुत बड़ा शॉर्टेज रहता है। देन द वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज, वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज रहता है। प्राइस चेंजेस रहता है, चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ एंड स्टोरेज एंड द न्यू प्रोडक्ट लाइन, ये जो है वो सारे इंटरनल फैक्टर्स जो है वो आपको जब आप सेल्फ फोरकास्टिंग कुछ एजम्पशंस करने की कोशिश करते हो प्रोडक्ट के बारे में, तब ये इतने सारे फैक्टर्स जो है वो आपके साथ वहाँ पे अफेक्ट होते हैं। नाउ द वेरियस काइंड ऑफ द सेल्स फोरकास्टिंग मेथड इज अवेलेबल, there are basically classified into the two categories, which is the qualitative techniques and the quantitative techniques. Quantitative technique, that means what you are taking some kind of the statistical data, while in the qualitative there is no need of any kind of the statistical data. So in the qualitative methods we have the four kind of the method, which is the executive opinion method, आप किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके जो है वो एजम्पशन कर सकते हैं। सेकेंड विच इज़ द डेल्फी मेथड, राइट, डेल्फी नाम के साइंटिस्ट ने वो डेवलप किया था, इसलिए ये आपने शायद मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में भी ये पढ़ा होगा चीज़, राइट। थर्ड विच इज़ ए सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, एंड फोर्थ विच इज़ ए सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। तो ये चार तरीके का जो है वो एक तरीके से सेल्फ फोरकास्टिंग की क्वालिटेटिव्स मेथड्स हैं। अब क्वांटिटेटिव मेथड की अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर जो है वो फर्स्ट विच इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस, राइट,
पहला मेथड हो जाएगा वो टाइम सीरीज एनालिसिस, दूसरा मार्केट टेस्ट मेथड, दूसरा हो जाएगा मार्केट टेस्ट मेथड, और तीसरा विच इज़ द रिग्रेशन एनालिसिस। तो इस तरीके से आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो काम करते हैं। अब वन बाय वन इस सारे मेथड को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड? मोस्ट वाइडली विच इज़ यूज्ड, ये जो है वो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस तरीके के मेथड्स जो है वो मार्केट के अंदर यूज़ होते हैं। द मेथड ऑफ combining and averaging a views of the several executives which is regarding a specific decisions of the forecast। तो इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो सेवरल एग्जीक्यूटिव्स है, राइट, एग्जीक्यूटिव्स के हम लोग ओपिनियंस लेते हैं और फिर उसका एवरेज निकाल के जो है वो डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरीके के टेक्निक के अंदर जैसे इस कोई मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव्स है, राइट, कंपनी में अपने पास दो है और दो तीन और मार्केट में अपने पहचान वाले हैं, तो सबका जो ओपिनियन लेंगे फिर उसका एवरेज निकाल के जो है हम लोग डिसीजंस लेंगे, राइट, विच इज़ लीड्स टू अ क्विकर। ये जो है वो सबसे ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, राइट, एंड ऑफ्टन मोर रिलायबल, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल भी होती है, राइट, क्योंकि जो बंदे जो एग्जीक्यूटिव्स जो है वो इस प्रोसेस के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अगर वो ओपिनियन देंगे और फिर उसका एवरेज निकाल के आप डिसीजन ले रहे हो तो आप नियर बाई करेक्ट डिसीजन के आसपास ही आपका रहेगा। So leads to a quicker decision which is result without the use of the elaborate the data manipulations and the statistical technique। तो यहाँ पे एक बहुत झड़पी और बहुत फास्ट डिसीजन इस के साथ आपको रिजल्ट मिलता है। और इसके साथ अगर बात करो तो यहाँ पे किसी तरीके का डेटा मैनिपुलेशंस का एलाबरेशंस होने के चांसेस बहुत कम है और कोई भी ऐसी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट विच इज़ दी डेल्फी मेथड। अब डेल्फी मेथड जो है वो क्या हमें बताती है, तो कि अगर हम लोग डेल्फी मेथड की बात कर रहे हैं तो डेल्फी मेथड के अंदर द प्रोसेस विच इज़ इंक्लूड अ कोऑर्डिनेटर, process which is include a coordinator which is getting a forecast separately from the experts summarizing the forecast। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस विच इज इंक्लूड अ कोऑर्डिनेटर विच इज गेटिंग द फोरकास्ट सेपरेटली फ्रॉम द एक्सपर्ट। एक यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स भी डिपार्टमेंट्स के रहते हैं मार्केट के अंदर, हम जिसको भेजते हैं वो भी अपनी तरीके से एक तरीके से फोरकास्ट करके लाते हैं, राइट। फिर एक्सपर्ट तो साथ में रहते ही है, दोनों को डिसीजन को हम लोग मद्देनजर और एक अपना तीसरा ओपिनियन बनाते हैं विच इज द डेल्फी मेथड्स। Summarizing the forecast and giving the summary report to the expert who are asked to make the another predictions। इन दोनों को मिला के एक कोऑर्डिनेटर और एक एक्सपर्ट, ये दोनों के ओपिनियन को मिला के एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके हम लोग एक और तीसरा उसके हिसाब वो दोनों के ऊपर से एक तीसरा प्रेडिक्शन जो है वो डेवलप करते हैं। और द प्रोसेस ऑफ रिपीटेटिंग टिल सम कंसिक्यूसनेस इज रिच्ड, एक पक्के पैमाने पे उस कुछ रिजल्ट ना मिल जाए, कॉन्क्रीट रिजल्ट ना मिले, तब तक ये प्रोसेस को रिपीट करके जो है हम लोग एक डिसीजंस लेते हैं विच इज बेस्ड ऑन दी डेल्फी मेथड। नाउ थर्ड विच इज अ सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। ए सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, अब उसमें क्या होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए ग्रास रूट अप्रोच। इसको जो है वो हम लोग ग्रास रूट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इंडिविजुअल सेल्स पर्सन फोरकास्ट अ सेल्स फॉर देयर टेरिटरीज। यहाँ पे जो इंडिविजुअल एक हर एक जो है सेल्स पर्सन जो है वो अपने टेरिटरी के अंदर अपने एरिया के अंदर सेल्स के फोरकास्टिंग निकालते हैं। द इंडिविजुअल फोरकास्ट आर कंबाइन। अब ये सारे जो इंडिविजुअल सेल्स पर्सन ने जो है जो फोरकास्टिंग किया था वो कंबाइन हो रहे हैं एंड मॉडिफाइड बाय द सेल्स मैनेजर, और उसको जो है वो सेल्स मैनेजर जो है वो मॉडिफाइड करेगा फ्रॉम द कंपनी ऑफ द सेल्स फोरकास्ट, और उस हिसाब से जो है वो सेल्स फोरकास्टिंग होगा। The best use when a highly trained and specialized sales force is to be used। ये जो है वो बेटर तरीके से यूज होता है इन हाईली ट्रेन्ड एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स फोर्स इज यूज्ड बाय देम। सो नेक्स्ट विच इज द
survey of the buyer intentions. Now, what is happening in the surveys of the buyer's intentions? A process which is includes, इसके अंदर क्या includes होता है? The process which is include asking the customers. हम लोग कस्टमर को पूछते हैं अबाउट देयर इंटेंशंस टू बाय द कंपनीज प्रोडक्ट एंड द सर्विस. हम लोग कस्टमर के ओपिनियन के हिसाब से जो है वो फोरकास्टिंग करते हैं कि कस्टमर एक्चुअली व्हाट द कस्टमर वांट्स फ्रॉम द मार्केट्स एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट. कस्टमर के ओपिनियन के हिसाब से हम लोग फोरकास्टिंग, तो मैं अपने सेल्स फोर्स को वहाँ पे लगा दूंगा, वो अलग अलग कस्टमर्स को मिलेंगे, बात करेंगे किस तरीके की प्रोडक्ट चाहिए, कैसे कब उसको नीड रहती है, और उस हिसाब से जो है वो हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे, विच इज़ द सर्वे विच इज़ बेस्ड ऑन द बायर इंटेंशंस. सो द क्वेश्चनरीज में कंटेन्स द अदर रिलेवेंट क्वेश्चंस, और इसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चनरीज भी रहती है, और इस हिसाब से जो है वो एक अपना एजम्पशन फोरकास्टिंग डिसीजंस क्रिएट होता है. सो विच इज़ बेस्ड ऑन द बायर्स इंटेंशंस. नाउ the we are move forwards for the quantitative methods, which is the first, which is the time series analysis. Here we are making a forecast which is based on the purely historical patterns. यहाँ पे जो है वो एक प्रीवियस हिस्टोरिकल पैटर्न्स थी, उस हिसाब से जो है वो हम लोग यहाँ पे फोरकास्टिंग करने वाले हैं. सो हियर वी आर मेक अ फोरकास्ट विच इज बेस्ड, विच इज प्योरली ऑन द हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन द डेटा. इट हैज़ अ 4 कंपोनेंट्स. इसके अंदर जो है वो 4 कंपोनेंट यहाँ पे रहते हैं. द ट्रेंड्स कंपोनेंट एंड द ग्रेजुअल अपवर्ड्स एंड द डाउनवर्ड, और इस हिसाब से इसका एक ग्रेजुअल अपवर्ड, ग्रेजुअल डाउनवर्ड, और एक जो ट्रेंड जो है वो आप एनालिसिस करिए. एंड द मूवमेंट विच इज़ ओवर द टाइम, एक टाइम और सेल्स. आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पूरा साल ले लीजिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, राइट. तो आपके पास ये आपका टाइम हो गया, और जनवरी में आपका प्रोडक्ट कितना बिका, फरवरी में कितना बिका, मार्च में, अप्रैल में, एक पूरा जो है वो एक ट्रेंडिंग ग्राफ बनेगा, राइट. उस ग्राफ को एनालाइज करिए, और आप हो सके तो आपने जैसे मंथ वाइज बनाया, ऐसे जो है वो आप डे वाइज बना सकते हैं. तो उस हिसाब से जो है वो आप प्रिडिक्शन करेंगे कितने 1 जनवरी को कितने सोल्ड हुए थे, 10 जनवरी को कितने हुए थे. तो आप नेक्स्ट 10 जनवरी के लिए जो है वो फोरकास्टिंग करने के लिए जो है वो आप प्रीवियस ईयर के 10 जनवरी का डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन दी टाइम सीरीज एनालिसिस. आपने क्या किया यहाँ क्वांटिटेटिव्स के अंदर, जो आपने प्रीवियस ईयर के जो स्टेटिस्टिकल्स डेटा थे, उस स्टेटिस्टिकल डेटास को यूज़ करते हुए आपने अपना प्रिडिक्शंस जो है वो लगाया है, राइट. नेक्स्ट, which is the clinical components. The clinical component, the cells are often affected by the swings in a general economic activity. Normally जो है वो cells जो है वो एक तरीके से वो swing up and downs होते रहते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, एज द कंज्यूमर हैव मोर और लेस डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल. क्योंकि कस्टमर की जो इनकम जो है वो जैसे वैरी होती जाएगी, उस हिसाब से आपके डिसीजंस जो है, एजम्पशंस जो है, उसके अंदर एक स्विंगिंग इफेक्ट जो है वो आपके डायग्राम के अंदर देखेगा. तो सीजनल कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ देखी जाती है कि सपोज़ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता ही कि जैसे दिवाली के दिन जो है वो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा जो है वो गेस्ट आते हैं, राइट. तो उस दिन जो अमूल क्या करता है कि उस दिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बढ़ा देता है, क्योंकि पता ही है कि सबके घर, आज मैं अपने घर 1 लीटर दूध जो है वो खरीद रहा हूँ, तो मैं उस दिन क्या करूँगा, 1.5 लीटर खरीदूँगा या फिर 2 लीटर. मुझे पता ही है कि गेस्ट आने वाला है, तो फिर उसके टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी. तो एक सीजनल कंपोनेंट के हिसाब से जो है वो प्रिडिक्शंस होता है. वो जो एग्जांपल मैंने दिया दिवाली वाला, किसी न किसी फेस्टिवल्स के अंदर, जैसे महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा, ऐसे बैसाखी पंजाब के अंदर, तो उस सारे फेस्टिवल सीजन के अंदर कुछ रीजनल जोन के अंदर जो है उसका प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से वहाँ पे प्रिडिक्शंस होता है. So it is the distinguished patterns for the cells caused by the things such as the weather, holidays, local customers and the general customers' behaviors. The erratic event, which is a random variations in the data which is caused by the change and the unusual situations. A time series analysis are accurate for a short term. ये जो है वो short term के लिए ज़्यादा accurate है, and a medium term forecasting methods. So more
So when the demand is stable और फॉलो द पास्ट बिहेवियर, वो फास्ट बिहेवियर को फॉलो करती है और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म और यानी सॉरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए ज़्यादा सूटेबल है. सम ऑफ द पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ द टाइम सीरीज विच इज एनालिसिस एज अ मूविंग एवरेज और द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स. सो लेट्स स्टार्ट द अनदर न्यू मेथड विच इज़ द टाइम सीरीज के अंदर जो पहला मेथड है विच इज़ द मूविंग एवरेज मेथड. द सेल्स रिजल्ट ऑफ द मल्टीपल prior periods are averaged to predict a future periods, right? तो हमारे पास जो प्रायर पीरियड्स के जो डेटा है उसका एवरेज निकाल के हम लोग प्रिडिक्ट करके फ्यूचर का पीरियड का जो है प्रिडिक्शंस करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज ए मूविंग. अगर ये आगे मूव हुआ तो ये आगे कितना मूव हो सकता है, ऐसा हमने एक मूविंग वाला एवरेज निकाला, राइट, रनिंग एवरेज निकाला. तो उसको मूविंग एवरेज मेथड्स जो है वो बोला जाता है विच इज़ कॉल्ड एज ए मूविंग बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली रिकम्पुलेटेड एज अ न्यू डेटा विच इज़ बिकम अवेलेबल. जितना जितना न्यू डेटा मिलता जाएगा उतना वो चेंज होता जाएगा. इट्स अ प्रोग्रेसिस बाय ड्रॉपिंग द अर्लीस्ट वैल्यू एंड बाय एडिंग द लेटेस्ट वैल्यू. सपोज आपके पास 10 वीक का डेटा है, वीक 10 टू वीक 20, तो आपके पास प्रीवियस ईयर के जो है वो सेल्स के जो है वो डेटाज है, राइट. तो उस डेटा को यूज़ करके आपको थर्ड वीक के लिए जो है सपोज एजम्पशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. तो पहले 2 का एवरेज निकालिए, फिर तीसरा का एवरेज निकालिए. पहला तो आपके पास कुछ होगा नहीं, 3 वीक के बाद का एजम्पशंस आपको करना है. तो आपको प्रीवियस 3 जो है वो डेटा का एवरेज निकाल के फिर उसको लेना है, फिर और 3 के निकालिए, फिर और 3 के निकालिए. इस हिसाब से आपको आफ्टर थर्ड वीक ऑफ एजम्पशंस जो है वो आपको स्मूथिंग एवरेज जो है वो आपको मिल जाएगा. So this is the moving average method. Now the next, which is the exponential smoothing method. Similar to the moving average method, in exponential smoothing method we are using a short run forecast. यहाँ पे हम लोग short run forecasting का use कर रहे हैं. Instead of weighing all the observations equally in the generating the forecast, exponential smoothing method is weights the most relevant observation which is heaviest. तो जो मोस्ट रिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस होगा उसी का ही हम लोग यूज़ करेंगे. जैसे नेक्स्ट ईयर का सेल्स हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सो ए विच इज़ द दिस ईयर सेल, इस साल का हमने जो बिक्री की है वो प्लस 1 माइनस ए विच इज़ द इस साल का एक में से माइनस कर देंगे एंड दिस ईयर फोरकास्ट. सो दिस इज ए स्मूथिंग कंटेंट विच इज टेकन ऑन द स्केल ऑफ द 0 to 1. Next method, which is the market test method, used for developing one-time forecast, particularly which is relative to a new product. ये आप कुछ नए प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं. A market test is provide a data about the consumer's actual purchase and responsiveness to the various elements of the marketing mix. On the basis of the response which is received to a sample market test product is produced, a sales forecast is to be prepared. So now what are the benefits of the sales forecasting? तो benefits की अगर बात करें तो there is a better control of the inventories. यहाँ से आपका inventory का better control जो है वो इस तरीके से forecasting की मदद से हो सकता है. Then there is a staffing. Then the customer information, कस्टमर के डिमांड और चेंजेस ऑफ डिमांड की इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आपको मिलते जाएंगी, तो आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं. नाउ वी आर यूजिंग द यूज़ ऑफ द सेल्स पीपल. हम लोग यहाँ पे सेल्स जो कर रहे हैं उस पीपल का यूज़ करके कस्टमर के अंदर कस्टमर के डिमांड और कस्टमर की नीड के अनुसार हम लोग कुछ उससे ओपिनियन निकलवा सकते हैं. वी आर ऑब्टेनिंग द फाइनेंशियल, यहाँ से आपका फाइनेंसिंग जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द सेल्स फोरकास्टिंग? द पार्ट हार्ड फैक्ट विच इज़ ए पार्ट गैस वर्क. ये एक तरीके से गैस वर्क है, राइट, एक एजम्पशंस एक्टिविटी है. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार सक्सेस ही मिले. कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि आप रिजल्ट से नियर बाय रहें. कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप रिजल्ट के एक्यूरेट पीरियड के ऊपर रहें. सो फोरकास्टिंग इज मे बी रॉन्ग, राइट. आपका ये चांसेस हो सकते हैं. द टाइम इज मे बी चेंज एंड योर फोरकास्टिंग डिसीजन इज मे बी चेंज. सो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम. सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द फोरकास्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने बेसिक फोरकास्टिंग क्या है, उसकी नीड क्या है,
राइट उसके क्या फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। फिर दो तरीके के जो है वो मेथड्स है, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स, उसको हमने स्टडी करने की कोशिश की है, राइट। तो क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर 4 मेथड्स हैं, राइट। वहाँ पे हम लोग बेसिक जो है वो किसी स्टेटिस्टिकल डेटास का यूज़ करके डिसीजंस मेकिंग नहीं कर रहे। और हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें तो हम लोग स्टेटिस्टिकल एनालिटिकल डेटास को यूज़ करके, प्रीवियस ईयर के डेटा हो गए, उस सब को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे उसका एजम्पशंस करते हैं, राइट। सो दिस इज़ all about the sales forecasting. Please try to watch this video 1 or 2 times so you get a thorough knowledge of the self forecasting techniques. If certain after watching 1 to 2 times, after watching this video 1 to 2 times, still you have any kind of the queries, doubt, questions regarding this lecture, you can ask me in the comment sections with your queries. I will definitely try to solve in the next series of the lecture. After watching this video, you have to write your enrollment number into the comment section, which is counted as an online attendance. So please write your enrollment number. It's compulsory for all of the students. Thank you so much for watching this video.